आज हम 10th का एक नया सब चैप्टर देख रहे हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक या कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर में ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो चैप्टर के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है। ठीक है, इसमें देखिए नाम तो थोड़ा सा उसको विच्छेद करते हैं, है ना। देखिए समांतर, समांतर, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेणी। ये श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी एक क्रम होता है, इनका संख्याओं का या अंकों का एक संख्याओं का एक क्रम। क्या मतलब? संख्याओं का एक क्रम, एक वो भी एक निश्चित नियम से बंधे हुए संख्याओं का एक क्रम। मतलब मैं श्रेणी की परिभाषा लिखवा देता हूँ, आप लोगों को लिख लीजिए, है ना। अपनी भाषा में अपन बनाए, एक सिंपल साधारण भाषा में बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी को हम डिफाइन कर देते हैं। तो श्रेणी क्या होती है? तो हम बोलेंगे संख्याओं का परिभाषित या इसको हम बोलते हैं संख्याओं का परिभाषित, या हम क्या बोल सकते हैं, एक नियम से बना हुआ क्रम। एक नियम से बंधा हुआ क्रम क्या कहलाता है? आपका श्रेणी कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, श्रेणी कहलाता है। एक अपन ने डिफाइन बना लिया, परिभाषित मतलब ऑब्वियसली किसी न किसी रूप में वो क्रम कैसा होगा, श्रेणी कैसी होगी, परिभाषित होगी। जैसे एक सिंपल सा हम लेते हैं, सिंपल सा तो मैंने एक ले लिया। चलिए देखिए, श्रेणी के लिए ना मैंने ये श्रेणी के लिए लिया, मान लीजिए 1 ले लिया। ठीक है, फिर हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, फिर नहीं 1 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25। तो अब देख रहे हैं ये जो हमारे पास क्रम है उसको हम श्रेणी कहेंगे। अब श्रेणी क्यों कहेंगे? तो देखिए 1 का वर्ग करिए, है ना, फिर 2 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं होगा। ये कैसा होगा? तो हम बोलेंगे ये अलग प्रकार का श्रेणी है ना, जिसमें हम बोलेंगे कि प्रत्येक जो अपने पास अंक है उनके वर्गों का वर्ग है ना। जैसे देखिए 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग, तो एक निश्चित क्या नियम से जुड़े हुए, एक नियम है इनके बीच की, हर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग। तो एक श्रेणी बनी हुई है, ये आगे तक अपन जाएंगे तो ये श्रेणी बन गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। तो ऐसी हम श्रेणी लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा हम प्राकृतिक संख्या को ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे हम लेते जाते। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो देखिए 2 में से 1 हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? +1। यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1। अर्थात ये जो श्रेणी है इनमें आप ये देख रहे हैं कि इनमें जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 1 का है। यहाँ पर भी देखो इन दोनों का अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ पर भी देखिए दोनों का अंतर कितने का है? 1 का है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3 6 9 12, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? हम बोलेंगे +3 +3 +3, है ना। तो यहाँ पर भी अंतर कैसा है? देखिए एक समान है ना। तो जब अंतर कैसा हो, देखो ऐसी श्रेणी जिनमें जो अंतर होता है कैसा होता है? एक समान होता है। और भी ले सकते हैं आप, जैसे अपने ले लिया 4 7 10 13, इनमें देखिए अंतर आप 3 का मिल रहा है,
ठीक है, आप ले सकते हैं -1 है ना, इसमें क्या करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, +2 किया, फिर यहाँ +2 किया, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए 5। तो ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, अंतर जो हो सकता है वो प्लस भी हो सकता है, मतलब जो इनके बीच संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, एक समान। जैसे यहाँ 3 का है तो यहाँ पे भी 3 का है, तो ऐसी श्रेणी, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी हम किसको कहेंगे, तो इसकी डेफिनेशन चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसी श्रेणी जिनमें संख्याओं के बीच का जो अंतर हो कैसा हो, एक समान हो, क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए थे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हमने समांतर श्रेणी का देख लिया, दूसरा एग्जांपल देख लिया, तीसरा एग्जांपल देख लिया, चौथा एग्जांपल देख लिया। तो इस तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी हम किसको कहेंगे, तो संख्याओं या ऐसी श्रेणी, ऐसी ऐसे डिफाइन करो, चलो ऐसे लिख देते हैं, जो उसमें श्रेणी के लिए डिफाइन किया तो हम लिखेंगे संख्याओं का ऐसा क्रम जिनमें प्रत्येक संख्या की युग्म का अंतर, संख्या के युग्म मतलब हम यहाँ पर दो संख्या ले रहे हैं, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब अपन प्रत्येक क्रमागत ऐसा लिख देता हूँ, प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच अंतर, क्रमागत मतलब क्रमागत है ना। देखो क्रम से अपन लेते हैं 1 2 3 ऐसा, 3 6 9 12, ठीक है। तो क्रमागत है ना, प्रत्येक क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कैसा हो, एक समान, अंतर एक समान, कैसा हो, एक समान हो, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ये अपन ने डेफिनेशन लिख दिया, अपने हिसाब से हमने बना लिया, ठीक है। जो समांतर श्रेणी है उसका स्वरूप हमने देखा और उस स्वरूप को लेकर के हमने अपनी परिभाषा बना ली कि एक ऐसी श्रेणी, ऐसा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसी श्रेणी जिनमें संख्या क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर कितना होता है, कैसा होता है, समान होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या करके इसकी डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं अपन, या ऐसी श्रेणी जिनमें क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर एक समान हो, क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको और डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो इसको आप जैसा चाहें, ठीक है, क्योंकि हमने जो उसका स्वरूप देखा, किसका, समांतर श्रेणी का जो स्वरूप देखा, उस स्वरूप से हमने ये डेफिनेशन बना ली, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इस समांतर श्रेणी को, अब ये जिस तरह की श्रेणी आती है तो उनका अध्ययन हमको करना है, इन समांतर श्रेणियों का क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इस तरह की कोई श्रेणी आती है तो हमको इसका क्या करना है, मान लो इस श्रेणी का हमको योग निकालना है, जैसे
हमारे पास क्या है, मैंने सिंपल सा ही ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास समांतर श्रेणी है कि नहीं समांतर श्रेणी, तो देखते हैं, चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो दो क्रमागत संख्या को लेंगे, देखो 1 और ये 2 है, ठीक है। इन दोनों अंकों को हम लेते हैं, इनके मध्य देखते हैं हमने कितना +1, इन दोनों को ले लीजिए +1, इन दोनों को ले लीजिए +1, इन दोनों को ले लीजिए +1। अब देख रहे हैं यहाँ पर सभी के बीच अंतर कैसा है, एक समान। अब हम चाहते हैं कि इनके मध्य हम क्या निकाल लें, योग निकाल लेते हैं कि इनका योग कितना होगा। तो हमको क्या करना होगा, 10 9 ये सब जोड़ेंगे, तब जाकर के हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ रहा है, हमने उठाया एक एक संख्या को हमने जोड़ा। अब इसको ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, मान लीजिए 3 है ना, 6 9 और क्या कहा, 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास सवाल है, देखिए ये भी हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए इन दोनों के बीच अंतर 3, इन दोनों के बीच अंतर 3। इसके बाद जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 12, इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। इस तरह से ये संख्या कहां तक, 15 पदों तक, और उसका योग निकालना है ना। तो इसका योग निकालने के लिए जो समय हमको चाहिए, योग तो निकाल सकते हैं, जोड़ना सभी को आता है, ओके, जोड़ना सभी को आता है, किंतु हम इतने संख्याओं को जोड़ते, अब 15 नहीं बोला, 150 पदों तक बोल दिया है ना। 15 तो ठीक था, चलो जोड़ भी लेते, तो 15 पद निकालते, 15 18 21 ऐसा करके हम 15 तक लिखते, उसको जोड़ भी लेते, इजीली जोड़ लेते। लेकिन बोल दिया 150, तो दिमाग में ही दिमाग का वही नहीं, रहने दो यार, छोड़ दो, है ना। तो भाई हमको क्या करना है, इस 150 मतलब ये जो 3 के अंतर वाले हैं संख्या है, श्रेणी हमारे पास जो करनी है, इसके 150 पदों का योग हमको करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस तरह की जो हमारे पास परेशानी आती है उसको हल करने के लिए फिर हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम तैयार करते हैं, एक सूत्र का निर्माण करेंगे, किससे, तो इन्हीं की सहायता से करेंगे। हमारे पास जो समांतर श्रेणी दी हुई है उन्हीं की सहायता से, उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझ चुके हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है उसको हमने डिफाइन कर लिया। फिर से हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास है समांतर श्रेणी, ठीक है, ये जो हमारे पास पहला पद है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, नाम कैसे देते हैं हम यहाँ, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद जिसको हम a से डिनोट करते हैं, याद रखिए, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, a से, ठीक। दूसरा, इन दोनों के बीच जो अंतर है, चूंकि ये इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 3 है, इन दोनों के बीच अंतर जो है वो 3 है, इनके बीच अंतर 3 है, इन दोनों के बीच अंतर 3 है, तो सभी के बीच अंतर 3 है ना। सभी क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर कैसा है, एक समान है। तो जब वो अंतर एक समान है तो उस अंतर को, ये अंतर कैसा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 10, फिर मैंने ले लिया 8, फिर मैंने ले लिया 6, ये भी तो समांतर श्रेणी है कि कैसे, देखिए इन दोनों के बीच अंतर -2 का, इन दोनों के बीच अंतर -2 का, इन दोनों के बीच का अंतर -2 का है या नहीं, ठीक है। अब यदि हम 4 4 4 4 क्या ये सीरीज नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर इसका 0 होगा। अर्थात देखिए सर्वांतर क्यों कहा, क्योंकि देखिए प्रत्येक पद के मध्य अंतर कैसा है, एक समान है, सभी पदों का अंतर एक समान है, इसलिए उसको हमने बोला सारांतर, सारांतर, ठीक है, सारांतर। तो ये इसको हम किससे डिनोट करेंगे, d से, याद रखिए एक पद है हमारे पास सारांतर जिसको हम d से डिनोट करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कहेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी, ठीक। ये हमारे पास
फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अभी समझ में आया। तो इसमें दो चीज हमको आवश्यकता है, देखो प्रथम पद और सार्वधातुक, दो चीज यहाँ पे दिख रही है हमको, ठीक है। आपको यदि मान लो ये दो चीज दी हुई केवल प्रथम पद और सार्वधातुक और बोला गया कि आप श्रेणी का निर्माण कीजिए, तो क्या कर सकते हैं? तो हमने बोला हाँ कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए अब हमको एक श्रेणी दी हुई है, चलिए हमने प्रथम पद बोला, पहला प्रथम पद दे दिया, हमको पहला प्रथम पद दिया है। देखिए प्रथम पद हमको दे दिया 4, ए बराबर कितना दिया? 4, ठीक है। और सर्वांतर, सार्वअंतर डी हमको कितना दे दिया? तो 5, ठीक है। अब कहा कि श्रेणी का निर्माण कीजिए, तो ठीक है करते हैं। तो 4 में ये जो 5 है उसको जोड़ते जाइए, देखिए 4 पहला पद। अब देखिए ये जो दूसरा पद आ रहा था वो कितना जोड़ने पर आ रहा था? सर्वांतर को जोड़ने पर, क्योंकि देखिए सर्वांतर कैसे 3 और 6 के बीच का अंतर कितना है? ये, और इसी को हमने क्या नाम दिया? सर्वांतर। दिया कि नहीं दिया? तो जो द्वितीय पद है 3 में इस 3 को जोड़ा तो 6 है, 6 में इस 3 को जोड़ा तो 9 है कि नहीं है? 9 में इस 3 को जोड़ा तो 12 है, 12 में इस 3 को जोड़ेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं? तो दूसरा पद है यहाँ पर देखिए ये 3 है, इसमें हमने सर्वांतर जोड़ा तो क्या मिला हमको? दूसरा पद। इसमें भी सर्वांतर को जोड़ेंगे क्योंकि सबका अंतर एक समान है, अर्थात हम क्या करेंगे? उसको इसको सर्वांतर को जोड़ते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? सीरीज मिल जाएगी। तो देखिए 4 में क्या जोड़ दो? 5 जोड़ दो, कितना आया? तो हम बोलेंगे 9, ठीक है। 4 5 9, 9 में किसको जोड़ो? 5 को जोड़ो। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे 4 + 5 + 5, है। ये पहला टर्म हुआ, इसको हम T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलेंगे। दूसरा टर्म, दूसरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद T3, है ना। इसके बाद वाला पद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इस चीज को और लेते हैं। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको सीरीज बनाना पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 4, इसको अपन इसमें क्या जोड़ देंगे? तो बोलेंगे 5, तो ये दूसरा टर्म आ गया। दूसरे पद में हमने एक बार और 5 जोड़ा तो ये कौन सा टर्म आ गया? तीसरा आ गया। इसमें एक बार और 5, मतलब ये तीसरा पद है और तीसरे पद में हम क्या करेंगे? एक बार और 5 सर्वांतर को जोड़ेंगे। तो हम जोड़ क्या रहे हैं? हर प्रत्येक पद, मतलब एक नया जो पद बना रहे हैं वो किसको जोड़कर बना रहे हैं हम? एक सर्वांतर को। देखिए यहाँ पर ये पहला पद है, पहले पद में हमने सर्वांतर जोड़ा, दूसरा पद आया, दूसरे पद में हमने सर्वांतर को जोड़ा, ठीक है, मतलब तीसरा पद आया तीसरे पद में। तो इस तरह से देखिए हमने वही काम किया, पहला पद है ना। अब इस पहले पद को मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पर दूसरा पद में क्या लिखा? a + d, d को हमने जोड़ा, यस और नॉट, ठीक है ना, समझ में आ रही है? देखो पहला पद a है, दूसरे पद में हमने क्या किया? a, 4 को a लिखा, a + d, क्लियर है। फिर हमने क्या लिखा? a प्लस, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? d है, ये भी d है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हमने इसको लिखा d, है ना, प्लस d, ऐसा लिख दिया दूसरा पद। चौथा पद क्या हो जाएगा? a + d + d + d। अब देखिए यहाँ पर a है ना, प्लस a + d, a + d, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? a + 2d, d + d कितना हो जाएगा? 2d। फिर ये क्या हो जाएगा? a + 1 2 3, है ना। इस तरह से देखिए दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, इस चौथा पद a + 3d, पांचवा पद क्या हो जाएगा? a + 4d, छठवां पद a + 5d। देखिए यहाँ बस समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास जो सीरीज है, ये एक तरीके से मैंने क्या चाहा कि भाई आपको ये जो यूनिवर्स, मतलब एक कॉमन अपने पास एक वो तैयार हो गया, श्रेणी, समांतर श्रेणी का एक प्रारूप तैयार होगा। तो वो प्रारूप हमारे पास क्या होगा? इस तरह का होगा। तो समांतर श्रेणी का प्रारूप, देखिए ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई कि नहीं? देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो काम यहाँ पर हुआ इस समांतर श्रेणी को देखकर ही हमने ये लाया है। हमने इस समांतर श्रेणी को देखकर ही, देखिए यदि मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 9, और ये क्या हो जाएगा? 9 + 5 14, है ना। यहाँ पे देखिए 9 + 5 9 × 5 कितना? 14, और ये 9 × 14 5 19, इस तरह से आगे और उसमें ऐड करते जाना 5।
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24। ये इस तरह से एक समांतर श्रेणी बनी है ना, जिनके बीच अंतर देखिए आप 5, इसके बीच अंतर 5, इसके बीच अंतर 5, और इसी को लेकर के मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। ये जो फॉर्म तैयार किया ये समांतर श्रेणी का सामान्य रूप है। तो हमारे पास यदि कोई बोला कि मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, तो हम क्या कहेंगे, माना, है ना, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो प्रारूप होगा, समांतर श्रेणी का प्रारूप या रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप किस तरह का होगा। तो व्यापक रूप हमारे पास तैयार हो गया। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, ये पहला पद, उसमें हमने क्या जोड़ा, सर्वांतर, दूसरा पद मिल गया, उसमें फिर हमने एक और सर्वांतर जोड़ा, a + d, दूसरा पद a + 2d, तीसरा पद a + 3d, चौथा पद और a + 4d, पांचवा पद, ऐसे करते हुए आगे हम लोग ले लेंगे। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमको मिल गया। तो देखिए इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को, ठीक है। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को लिख देते हैं। यहाँ पर व्यापक रूप, व्यापक रूप है ना, ये हम व्यापक रूप को लिख देते हैं, ठीक। तो हम व्यापक रूप लिख देते हैं, क्या समाधान मिलेगा, a + d, a + 2d, a + 3d, है ना। इस तरह से आगे चलेगा। तो ये हमारा पहला पद, इसको दूसरा पद बोलेंगे, इसको तीसरा पद बोलेंगे, इसको चौथा पद बोलेंगे, ऐसे करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम, ठीक है, ये तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, भाई क्वेश्चन तो आ सकता है, मैंने क्या कहा कि 150 पदों का योगफल, तो वो योगफल है, ठीक है। उसके लिए तो हम अलग से और देखेंगे। अभी हमसे कोई पूछ ले कि 150वां पद कौन सा है, ठीक। यदि कोई हमसे ये कहे कि इसका 8वां पद कौन सा होगा, कौन सा, एक चीज अपन लेते हैं, ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने इसको लेकर के ये तैयार कर लिया, स्वरूप तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, है ना। इसमें हमको ये पहचानना है कि कौन सी सीरीज, ये वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें हमको ये पहचानना है कि कौन सी सीरीज समांतर श्रेणी में है। तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तो समांतर श्रेणी के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि भाई जो क्रमागत पद है ना, इनके मध्य का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। देखिए 9 और 16 के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 7, ठीक है। वैसे ही 16 और इसके बीच देखिए कितने का अंतर है, 7 का, ठीक है। 23 क्या करेंगे हम, सर्वांतर कैसे निकालते हैं ये भी याद रखिए, ठीक है। सर्वांतर निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्वांतर d बराबर हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद, है ना, क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला, है ना। तो वो कैसे मैंने ले लिया, देखो ये दो क्रमागत ले लिया, तो ये अपना दूसरा पद हुआ, ये पहला पद। 16 में से 9 गया 7, 23 में से 16 जाएगा 7, है ना, और 30 में से 23 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7। अर्थात ये वाली जो है पहला जो है समांतर श्रेणी होगा, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं समांतर श्रेणी। दूसरा देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, हमने बोला +2, इन दोनों के बीच का अंतर +3, इन दोनों के बीच का अंतर 18 और 2। ये देखिए क्या अंतर एक समान है, नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 4, अच्छा इसमें कितना ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे 9, इन दोनों में कितना ऐड करेंगे तो उम्मीद होगा तो +6, इन दोनों में ऐड करेंगे कितना होगा, तो हमने बोला इसमें 9 ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए 13 में 6 को जोड़े तो 19 हो रहा है, इसमें 13 में 4 में 13 को जोड़ेंगे मतलब 9 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो क्या यहाँ पर भी समांतर श्रेणी होगी, तो हमने बोला नहीं, ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इनके मध्य जो सर्वांतर है वो एक समान नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये +3, ये +3, ये +3, अर्थात ये एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर कितना मिल रहा है, 2 से 2 0, 2 से 2 0, 2 से 2 0, इनके बीच जो अंतर है वो कैसा है, एक समान है।
यहाँ पर देखिए तो 7/7 करते हैं तो वो एक माइनस अपन क्या करते हैं तो 963/7 यदि अपन लेते हैं तो यहाँ पर ले तो क्या हो जाएगा -7 अब इसमें 63 में 7 को आप माइनस करिए, ठीक है, और इन दोनों को अपन माइनस करते हैं। अच्छा सॉरी, ये क्या हो जाएगा 7/7 तो 63/7 और ये ऐसा लिख सकते हैं इसको 7/7 माइनस ऐसा करके यहाँ पे अपॉन इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए तो 13/7 माइनस 7/7 तो कितना है इसका, कितना आ जाएगा अपने पास 6/7 क्या यहाँ पर 6/7। पहली बात तो ये पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर जो आएगा रिजल्ट वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये ऋणात्मक आएगा ये धनात्मक आएगा, तो ऑब्वियसली ये समांतर श्रेणी नहीं। इज दैट क्लियर? यदि ऋणात्मक आ रहा है तो सभी में सर्वांतर का मतलब ये है कि सभी क्रमागत दो संख्याओं का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए। इस सीरीज में कोई भी दो क्रमागत अपन ले लेते हैं, एक युग्म ले लेंगे या दो क्रमागत संख्या ले लेंगे, उनके बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, एक समान। जैसे यहाँ पर देखिए इन दो को ले लीजिए, इन दो को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, या इसके आगे जो होता है उन दो को लेकर देख लेते, तो उनके बीच का अंतर यदि सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हमारे पास कुछ समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 12, 15, 18। इसमें बोल रहा है कि प्रथम पद एक की गणना करनी है और सर्वांतर हमको निकालना है। तो सर्वांतर मैंने अभी जस्ट बताया पहला पद है, तो इसमें अपन सीधे मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए प्रथम पद क्या है 9, तो सीधे a बराबर 9, ठीक है। अब देखिए 9 और इसके बीच जो अंतर है कितना है, देखिए 12 और 9 के बीच +3 का अंतर है, 12 और 15 के बीच +3 का अंतर है। देखिए 15 माइनस देखो द्वितीय, यहाँ पे इन दोनों युग्म को लेता हूँ, ये पहला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 15 से 12 घटाया तो 3, 12 से 9 घटाया तो 3, अर्थात b कितना हो जाएगा इसके लिए 3, ठीक है। तो सर्वांतर कितना मिला 3, प्रथम पद 9। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने क्या किया 6 ऐड किया, यहाँ पर भी हमने क्या ऐड किया 6 ऐड किया। देखिए 8 में 6 जोड़ा 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, या फिर हम 20 में से 14 को घटाया तो कितना मिला +6, 14 में 8 को घटाएंगे तो +6। तो हमारे पास इसके लिए प्रथम पद क्या है, तो हम बोलेंगे a 2 और d 6। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 है, ठीक है। तो ये प्रथम पद तो हमने लिख दिया, पहला पद तो यही होगा, क्लियर है ना। अब सर्वांतर लिखेंगे तो द्वितीय पद माइनस, तो माइनस d बराबर क्या लिखूंगा, देखिए -2 -3 तो कितना आ गया -5। तो देखिए यहाँ पर ये -5 क्या है दोनों के बीच, तो देखिए -5 प्लस -2 प्लस -5 -7, -7 प्लस -5 -12, अर्थात d कितना मिल गया आपको -5। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्रथम पद हमको क्या मिल गया, तो -5 मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अंतर देखते हैं, तो इसमें -5 दो में से हम क्या घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पर फिर से d बराबर, तो ये हमारे पास द्वितीय पद 2 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 या 2 + 5 = 7। तो देखिए यहाँ पर क्या करें +7 का, तो देखिए -5 + 7 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 + 7 9 आ गया, 9 + 7 16 आ गया, तो ये हमारे पास d कितना मिलेगा 7। यहाँ पर देखिए इसमें तो हमारे पास पहला पद इसमें सीधी सी बात 0.4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको माइनस करिए, d बराबर क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.4, दैट मींस ये 90 पैसे में 40 पैसा घटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 पैसा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 5 पैसा। अब इसमें 5 पैसा और जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपये 40 पैसे हो जाएगा, इसमें जोड़ दो, ठीक है, मतलब 50 पैसा, सॉरी 50 पैसा। ये 50 पैसा आपने इसमें जोड़ा, फिर इसमें 50 पैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, फिर इसमें 50 पैसे जोड़ दो 1 रुपये 90 पैसा हो जाएगा। आप थोड़ा सा ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी देसी फॉर्मूला में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी ये काम हो गया, डी मिल गया हमको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। फिर यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर हमारे पास पहला पद क्या हो जाएगा, तो a = 1/3,
डी निकालना है तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे द्वितीय पद तो 5/3 माइनस 1/3 बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 4/3 ठीक है। तो इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं तो प्लस 4/3 क्या इसमें जोड़ने पर तो 4/3 जोड़ते हैं तो देखिए 4 5 प्लस 4 यहाँ जोड़ रहा हूँ 4/3 5 प्लस 4 9/3 यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 9 प्लस 4/3 मतलब डी कितना मिला तो डी हमको मिल जाएगा 4/3 ठीक है 4/3। तो इस तरह से हमको क्या दिया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है। और यदि हमको क्या दे दिया जाए यदि प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया जाए तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं एक समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। व्यापक रूप हमको मालूम है व्यापक रूप हमने निकाल लिया है। तो इस व्यापक रूप की सहायता से यदि हमको दो चीज दी जाए कौन कौन सी चीज दी जाए एक तो प्रथम पद दे दिया जाए और एक सर्वांतर दे दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं एक समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं अब इसमें कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक प्रॉब्लम हमारे पास जनरेट होती है। किस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है देखिए अभी हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी में ले लेता हूँ अभी जैसे मैंने लिखी 4 9 है ना 9 5 ये हो जाएगा तो इस तरह का हमारा पूरा। अब इसमें ये बोलता है कि आप 20 समूह पद में समूह पद क्या होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा देखिए आप +5 किया +5 किया +5 किया 5 करते जाएंगे तो कहाँ तक करना पड़ेगा 100 तक करना पड़ेगा। उतना करते तक तो हमको इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि हमारा एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा टाइम खत्म ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारे पास आ जाए कि हम तुरंत उसको निकाल सकें ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो हम उसके लिए क्या करते हैं कुछ सूत्र का ऐसे सूत्र का निर्माण करते हैं यहीं से आएगा वो सूत्र भी कहाँ से आएगा यहीं से देखते हैं कैसे। तो हमारे पास जो व्यापक रूप है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला पद मैं लिखता हूँ पहला पद हम किससे डिनोट करते हैं ए से ठीक है या इसको अपन क्या ले लेंगे T1 लेता हूँ है ना T1 वो क्या है ए। दूसरा पद इसको मैंने ले लिया T ये क्या हो जाएगा A प्लस T ठीक है। इसी तरह से हमने ले लिया तीसरा पद ये क्या हो जाएगा A प्लस 2B। चौथा पद मैं ले लिया T4 ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका मैं चेंज करता हूँ ठीक है। लिखने का तरीका कैसे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी ऐसा मैंने यहाँ डी नहीं है ना सर्वांतर नहीं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डी आ जाए इसलिए मैंने क्या किया और डी ठीक है। डी लाने के लिए 1 माइनस 1 देखिए एक ऋण एक कर दूंगा तो 0 मिल जाएगा तब ये फाइनली क्या है ए। इसको लिखने का तरीका मैंने क्या किया a प्लस यहाँ लिख दिया 2 माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या है मैं आपको बताऊंगा ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 देखो 2 है तो 2 को ऐसे लिख सकता तभी ये 2 है 2 को 3 माइनस 1 लिखूंगा तो भी तो एक ही बात है ना यदि अपन 1 है तो 1 को मैं यदि 2 माइनस 1 लिखूं तो दिक्कत नहीं है ना 0 है तो भाई 1 माइनस 1 लिखूं तो दिक्कत नहीं। इस ऐसा लिखने से यदि मुझे कुछ फायदा मिल रहा है तो लिख सकते हैं ना तो मुझे कुछ फायदा मिल रहा है इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या फायदा मिल रहा है एक सिमेट्रिक मिल रही है एक सममिति मिल रही है एक मुझे क्या मिल रहा है क्रम मिल रहा है उस क्रम को मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए थोड़ा सा क्या क्रम क्या मिल रहा है क्या फाइंड आउट हम कर रहे हैं देखिए ये 1 ठीक है तो यहाँ पर 1 माइनस 1 ये 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस 1 तीसरा पद है तो 3 ऋण 1 चौथा पद है
तो 4 ऋण 1, पांचवा पद होगा तो क्या लिखूंगा उसको, तो a प्लस यहाँ पे तो 4d लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखूंगा, a प्लस 5 माइनस 1 टू d, पांचवा पद है ना, तो 5 माइनस 1, ठीक है। छठवां पद होगा तो 6 माइनस 1, सातवां पद होगा तो 7 माइनस 1, आठवां पद होगा तो 8 माइनस 1 इंटू डी, समझ में आ रही, 8 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, क्या है, डी का गुणा है ना। तो ऐसी तरह से यदि आठवां होगा, नौवां होगा, 11वां होगा तो 11 इंटू डी, ऐसे ही nवां पद हुआ, क्या लिख रहा हूं, nवां पद, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये tn लिखा है, ये nवां पद, nवां पद मैंने लिखा, तो देखिए यहाँ पर a प्लस, इसी के हिसाब से लिख रहा हूं, है ना, तो a प्लस, देखिए 5 था तो 5 माइनस 1 इंटू डी, n है देखो 5, चौथा था तो 4 ऋण 1, पांचवा तो 5 ऋण 1, तो nवां तो क्या हो जाएगा, देखिए पांचवा तो 5 ऋण 1, तो nवां तो n ऋण 1 इंटू डी। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार है कि nवां पद हम कैसे निकालेंगे, तो tn बराबर क्या मिला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास nवां पद निकालने के लिए क्या पकड़ो, ठीक है। देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये एक चीज हमारे पास nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। यदि देखिए यहाँ पर इसी में मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1 2 3 4 मतलब 8वां पद निकालना है, ठीक है। 8वां पद निकालना है कि 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा किसका, तो मैंने बोला इस सीरीज का, ठीक है। 8वां पद तो मैं जनरली देखो यहाँ सिंपल वे में अपन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे निकाला तो 9 19 और 5 कितना होगा, 24, 24 5 29, 29 और 5 34, 34 और 5 39, 39 और 5 44, 44 और 5 49। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कौन सा होगा, 8वां पद 39 होगा। तो क्या इस फॉर्मूले से भी इस श्रेणी का 8वां पद हम निकालेंगे तो इतना आएगा, और आना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला हमने जो निकाला है यदि वो सही है ना, तो इस समांतर श्रेणी के लिए भी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस श्रेणी पर, इस श्रेणी से मतलब इससे हम डायरेक्ट निकालने का कोशिश करते हैं, इसका 8वां पद कैसे निकालेंगे। देखिए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 8वां पद, तो n की जगह कितना है 8, हमने बोला 8। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, हमने बोला 4, ठीक है। इसके भी सर्वांतर कितना है, तो हमने बोल दिया d बराबर 5, ओके। अब उठा के इसमें मान रख दीजिए, तो हम क्या करेंगे, कौन सा पद, 8वां पद, कौन सा पद निकालना है, 8वां पद। देखिए 8वां पद हमने ये लिख दिया a, ठीक है। a कितना है, प्रथम पद कितना है इसका, हमने बोला ये देखिए इसका प्रथम पद 4, ठीक है, प्लस है ना n कितना, हमने बोला 8 ऋण a, देखिए n की जगह 8 ऋण 1 और d कितना है 5। देखिए कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो 8 में से गया 7 गुना 5, 7 5 35, ये हो गया 35, 35 धन 4 कितना हुआ 39, मिल गया। हमको कितने लाइन पे मिला, 1 2 3 लाइन पे हमको आंसर मिल गया, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, तो इस तरह से हमको सब में जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। चलिए यही चीज हमको बोलता कोई कि 150वां पद निकालिए, तो हमको कितने बार जोड़ना पड़ता, 150 बार। उससे अच्छा हम क्या करते, सीधे से n की वैल्यू कितना कर देता, मैं 150 कर देता, 150 कर देता। तो अब देखिए यहाँ पर ये n की वैल्यू 150 कर देते, यहाँ 150 से माइनस कर देते, ये प्लस को जोड़ देते, तो हमारा सीधे सीधे 150 का पद मिल जाता। तो ये इसका एक फायदा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ये भी कई बार आता है कि सर हम तो इसको जोड़कर भी कर सकते थे, तो फिर इतना सारा तामझाम करने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता क्यों है, आपको समझ में आई कि भाई पूछ लिया 150वां पद 25वां पद, तो उतने बार जोड़ेंगे नहीं, उतने बार नहीं जोड़ेंगे, हम सीधे इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करके हम डायरेक्ट निकालेंगे। इज इट क्लियर। अब हमको ये क्वेश्चन आता है कि -2 5
12, 19 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमको ये दे दिया 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास मालूम है ये श्रेणी हमको दी हुई है। ठीक है, समांतर श्रेणी है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर बीच में अंतर देखिए 7, इनके बीच का अंतर 7 है ना, अर्थात ये एक समांतर श्रेणी है। प्रथम पद कितना, तो प्रथम पद ना हल करके लिखेंगे। हल करने का तरीका, प्रथम पद a बराबर -2। ठीक है, इसी तरह से सारवंतर है ना, सारवंतर कितना है अपने पास 5, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसा लिखेंगे। देखिए कितनी 5 है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा तो 7। ठीक है, n का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 25, nवां पद मतलब 25वां। अच्छा, nवें पद का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है, हमें क्या क्या है ना, क्या याद है, देखिए nवां पद क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सभी वैल्यूज हमको पता हो गई है। देखिए b पता है, n पता है, a पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे वैल्यूज को रख देते हैं -2। ठीक है, प्लस 25 ऋण 1 और d का वैल्यू 7। तो और ये कौन सा अपने पास, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास होगा 25वां पद है ना, तो t25 ये क्या हो जाएगा -2 है ना, और ये हमारे पास 25 में से 1 या कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 7 करके देखिए 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2, 7 दूनी 14 और 2 16 और इनटू प्लस, अर्थात t25 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपका 166। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल गई 25वां पद। अर्थात हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है Tn, nवें पद का फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। इज इट क्लियर, आपको ये दिमाग में रखना है ना, कैसे आ रहा है मैंने आपको बता दिया। फिर तो वही बात, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये चीज भी याद रखिएगा, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 4d। ठीक है, 3d a प्लस है ना, तो यदि अपन को 8वां पद बोला तो a प्लस 7d है ना, 9वां पद डायरेक्ट तो सीधे सीधे अपन रख सकते थे a प्लस 8d। 25वां पद वही बोला तो हम सीधे सीधे लिख सकते थे a प्लस 24d। मैंने ऐसे लिखा है, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, आखिर में वही होगा ना 24d। ठीक है, तो यदि कोई 50वां पद बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 49, एक कम n माइनस 1। ठीक है, अब n बोला है तो n हमको पता नहीं है कि क्या है, कम है या ज्यादा, एक कम है लेकिन, तो हमने इसलिए n माइनस 1 रखा हुआ है क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता। यदि n की वैल्यू पता है तो उससे एक कम करके आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को जो इसके एग्जांपल एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट देखेंगे।